वेलकम बैक। हमारी इस जर्नी में अभी तक हमने सीपीयू और जीपीयू के बीच थ्योरेटिकल डिफरेंसेस के बारे में काफ़ी बात की है। हमने असेंबली लूप्स, एसआईएमडी रजिस्टर्स, थ्रेड शेड्यूलिंग और होस्ट डिवाइस मेमोरी ट्रांसफर्स को देखा है। लेकिन अगर आप एक ट्रेडिशनल सी प्लस प्लस बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो ये इमेजिन करना आसान है कि जीपीयू आपके भरोसेमंद सीपीयू के बगल में बैठा बस एक फास्ट मैथ को प्रोसेसर है। उस मेंटल मॉडल को हमेशा के लिए तोड़ने के लिए हमें अंडर द हुड देखना होगा, सचमुच सिलिकॉन ब्लॉक लेवल पर। इस सेक्शन में हम एक मॉडर्न मल्टी कोर सीपीयू और एक जीपीयू स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर एसएम ग्रिड दोनों के कॉम्प्रिहेंसिव आस्की आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट्स बनाने जा रहे हैं। ये एग्जामिन करके कि इन दोनों प्रोसेसर्स में सिलिकॉन रियल एस्टेट को कैसे एलोकेट किया गया है, आप तुरंत समझ जाएंगे कि आपका सी प्लस प्लस कोड हर डिवाइस पर इतना अलग बिहेव क्यों करता है और क्यों डीप लर्निंग वर्कलोड शिप्स नेचुरल तरीके से जीपीयू लेआउट को फेवर करते हैं। एक फ्रेश कप कॉफी लीजिए, अपना टर्मिनल ओपन कीजिए और चलिए रजिस्टर्स, कैशेज और कंप्यूट ब्लॉक्स तक के हार्डवेयर आर्किटेक्चर को मैप आउट करते हैं। सेक्शन ब्रेक, द सीपीयू सिलिकॉन फिलॉसफी, लो लेटेंसी सुपर ब्रेन। जब हार्डवेयर इंजीनियर्स एक मॉडर्न x86, 664 या ARM 664 सीपीयू कोर को डिजाइन करते हैं तो उनका प्राइमरी गोल सिंपल होता है, सिंगल थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन की एग्जीक्यूशन लेटेंसी को मिनिमाइज करना। चूंकि ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर जिसमें आपके स्टैंडर्ड सी प्लस डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और सिंगल थ्रेडेड एल्गोरिथम्स शामिल हैं, सीक्वेंशियली रन होते हैं। इसलिए सीपीयू को यह सुनिश्चित करने के लिए बैकफ्लिप्स करने पड़ते हैं कि इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस जितना हो सके उतनी तेजी से एग्जीक्यूट हों, भले ही अंडरलाइंग कोड अनप्रेडिक्टेबल हो या पुअरली स्ट्रक्चर्ड हो। इस लो लेटेंसी मैंडेट को अचीव करने के लिए सीपीयू डिजाइनर्स अपने ट्रांजिस्टर बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा अरिथमेटिक यूनिट्स या एएलयूज को नहीं, बल्कि कंट्रोल लॉजिक, ब्रांच प्रेडिक्शन और मल्टी टीयर कैशे हायरार्कीज को एलोकेट करते हैं। चलिए एक मल्टी कोर डेस्कटॉप या सर्वर सीपीयू के सिलिकॉन लेआउट को देखते हैं और एक सिंगल कोर में जूम इन करते हैं। सीपीयू टॉप लेवल आर्किटेक्चर डायग्राम। यह डायग्राम एक मल्टी कोर सीपीयू सिस्टम डाई का लेआउट दिखाता है जो इंडिविजुअल प्रोसेसिंग कोर्स और उनके कैश हायरार्की के बीच के रिलेशन को समझाता है। हर कोर में डेडिकेटेड लेवल 1 और लेवल 2 कैशेज होते हैं जो एक हाई स्पीड रिंग बस या मेश इंटरकनेक्ट से कनेक्टेड होते हैं। ये कोर्स एक बड़ा लेवल 3 कैश शेयर करते हैं और एक DDR5 कंट्रोलर के जरिए एक्सटर्नल सिस्टम मेमोरी को एक्सेस करते हैं, साथ ही एक हाई स्पीड PCIe बस के थ्रू GPU एक्सीलरेशन कार्ड के साथ इंटरफेस भी करते हैं। ध्यान दीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी ज्यादा जगह घेरता है, लेकिन असली कहानी तो खुद कोर के अंदर है। चलिए एक सीपीयू कोर को काटकर खोलते हैं ताकि कंट्रोल टू कंप्यूट रेशियो को इंस्पेक्ट किया जा सके। डीप ज़ूम, एक सिंगल मॉडर्न सीपीयू कोर के अंदर। यह डायग्राम एक सिंगल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कोर के इंटरनल आर्किटेक्चर और एग्जीक्यूशन पाइपलाइन को इलस्ट्रेट करता है। यह इंस्ट्रक्शंस के फ्लो को दिखाता है जो फेच और ब्रांच प्रेडिक्शन स्टेज से स्टार्ट होता है, फिर माइक्रो ऑपरेशंस में डिकोड होने, आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन के लिए शेड्यूलिंग और रीऑर्डरिंग, और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स और वेक्टर प्रोसेसर्स जैसे अलग अलग एग्जीक्यूशन यूनिट्स में डिस्पैच होने से होकर जाता है, और फाइनली रजिस्टर फाइल और मल्टी लेवल कैश हायरार्की के साथ इंटरेक्ट करता है जिसमें लेवल 1 और लेवल 2 कैशेज शामिल हैं। सीपीयू ट्रांजिस्टर बजट ब्रेकडाउन। अगर आप एक मॉडर्न इंटेल या AMD सीपीयू कोर के फिजिकल सरफेस एरिया को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे मेजर करेंगे तो आपको एक हैरान करने वाला अंतर दिखेगा। कंट्रोल लॉजिक और स्पेक्यूलेशन लगभग 40-50% एरिया, ब्रांच प्रेडिक्टर्स, माइक्रो ऑप कैशेज, आउट ऑफ ऑर्डर शेड्यूलर और रीऑर्डर बफर्स। यह हार्डवेयर सिर्फ इसलिए होता है ताकि यह गेस कर सके कि आपकी इफ स्टेटमेंट्स किस तरफ इवैल्यूएट होंगी और ऑन द फ्लाई असेंबली माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को रीऑर्डर कर सके। कैशे मेमोरी लगभग 32-40% एरिया, L1, L2 और L3 कैशेज जो फास्ट SRAM ट्रांजिस्टर से भरे होते हैं ताकि सिस्टम रैम से डेटा रीड करते समय एग्जीक्यूशन इंजन स्टॉल न हो। एक्चुअल अरिथमेटिक एग्जीक्यूशन यूनिट्स या ALUs 15-20% से भी कम एरिया। ये वो एक्चुअल लॉजिक गेट्स हैं जो इंटीजर एडिशन, फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन या AVX 512 वेक्टर मैथ परफॉर्म करते हैं, जैसा कि हमने असेंबली आउटपुट्स के इंस्पेक्शन के दौरान चैप्टर 17.8 में देखा था। जब आप एक C++ लूप लिखते हैं, यह स्निपेट एक सिंपल लूप डेमॉन्स्ट्रेट करता है जो 2 एरेज पर एलिमेंट वाइज एडिशन परफॉर्म करता है
उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को सम करता है और रिजल्ट्स को एक थर्ड एरे में स्टोर करता है। सीपीयू बहुत ज़्यादा फिजिकल रियल एस्टेट यानी जगह इस बात को पक्का करने में खर्च करता है कि अगर ए ऑफ आई एल वन कैशे को मिस करता है तो आउट ऑफ ऑर्डर इंजन आगे जंप कर सके, अनरिलेटेड इंस्ट्रक्शंस को ढूंढ सके, उन्हें स्पेक्युलेटिवली एग्जीक्यूट कर सके, रिजल्ट्स को टेम्परेरी रीऑर्डर बर्स में स्टोर कर सके और सीक्वेंशियल प्रोग्राम सेमेंटिक्स को तोड़े बिना रजिस्टर्स को आउट ऑफ ऑर्डर अपडेट कर सके। यह डिज़ाइन सीपीयू को कॉम्प्लेक्स डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल्स और कंपाइलर्स को चलाने के लिए इंजीनियरिंग का एक कमाल का अचीवमेंट बनाता है। लेकिन मैसिव रिपीटेटिव डेटा पैरेलल टेंसर ऑपरेशंस के लिए यह बेहद इनएफिशिएंट है। सेक्शन ब्रेक, द जीपीयू सिलिकॉन फिलॉसफी यानी हाई थ्रूपुट पैरेलल इंजन। अब चलिए जीपीयू की तरफ चलते हैं। एक सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम को जितना हो सके उतनी तेजी से एग्जीक्यूट कराने के लिए बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स खर्च करने के बजाय जीपीयू डिजाइनर्स ने एक रेडिकल ट्रेड ऑफ किया। हम ये अज्यूम करते हैं कि मेमोरी लेटेंसी हाई होगी और ब्रांच पाथ्स क्योटिक हो सकते हैं। लेटेंसी को हाइड करने के लिए मैसिव स्पेकुलेशन इंजन बनाने के बजाय हम लगभग सारा कंट्रोल लॉजिक और कैशेस हटा देंगे। थाउजेंड्स ऑफ टाइनी एग्जीक्यूशन कोर्स बनाएंगे और जब भी कोई थ्रेडेड डेटा के लिए वेट करेगा तो कॉन्टेक्स्ट को इंस्टेंटली स्विच करने के लिए हार्डवेयर मल्टी थ्रेडिंग का यूज करेंगे। कुछ मेगा कोर्स के बजाय एक मॉडर्न डिस्क्रीट जीपीयू जैसे कि एनवीडिया होपर या एडा लवलेस या एएमडी सीडीएनए या आरडीएनए आर्किटेक्चर को स्ट्रीमिंग मल्टी प्रोसेसर्स यानी एसएमएस के एक ग्रिड के रूप में डिजाइन किया गया है जो मैसिव अल्ट्रा वाइड मेमोरी बसेस से कनेक्टेड होते हैं। चलिए एक फुल जीपीयू चिप के सिलिकॉन लेआउट को देखते हैं और फिर एक इंडिविजुअल स्ट्रीमिंग मल्टी प्रोसेसर ब्लॉक के अंदर डीप डाइव करते हैं। जीपीयू टॉप लेवल आर्किटेक्चर डायग्राम। यह डायग्राम एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट डाई के अंदर के हार्डवेयर आर्किटेक्चर और डेटा फ्लो को दिखाता है। इसमें होस्ट इंटरफेस और कमांड प्रोसेसर से शुरू होने वाला कनेक्शन दिखाया गया है जो नीचे ग्लोबल वर्क डिस्ट्रीब्यूटर तक जाता है जो मल्टीपल स्ट्रीमिंग मल्टी प्रोसेसर्स को वर्क डिस्पैच मैनेज करता है। ये मल्टी प्रोसेसर्स एक हाई स्पीड क्रॉसबार स्विच के जरिए एक बड़े लेवल 2 कैश से कनेक्ट होते हैं जो फिर मेमोरी कंट्रोलर्स के जरिए एक हाई स्पीड बस पर ऑनबोर्ड वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी से इंटरफेस करता है। एक फुल जीपीयू चिप में 60 से लेकर 144 प्लस स्ट्रीमिंग मल्टी प्रोसेसर्स होते हैं, लेकिन एक सिंगल एसएम के अंदर एक्चुअली क्या होता है। चलिए इसके इंटरनल माइक्रो आर्किटेक्चर को एग्जामिन करने के लिए एक स्ट्रीमिंग मल्टी प्रोसेसर में जूम करते हैं। डीप जूम एक सिंगल स्ट्रीमिंग मल्टी प्रोसेसर एसएम के अंदर। यह डायग्राम एक जीपीयू के स्ट्रीमिंग मल्टी प्रोसेसर के हार्डवेयर आर्किटेक्चर को दिखाता है। यह इसके इंटरनल लेआउट को डिटेल में समझाता है कि कैसे मल्टी प्रोसेसर 4 सब कोर्स में डिवाइडेड है और हर एक सब कोर्स अपने खुद के वार्प शेड्यूलर, रजिस्टर फाइल, फ्लोटिंग पॉइंट और इंटीजर अरिथमेटिक यूनिट्स, टेंसर कोर्स और लोड स्टोर यूनिट्स से लैस है। इसके अलावा ये कंपोनेंट सभी सब कोर्स के बीच एक कॉन्फ़िगरेबल हाई स्पीड शेयर्ड मेमोरी और AL1 डेटा कैश, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए स्पेशल फंक्शन यूनिट्स और डेडिकेटेड रे ट्रेसिंग कोर्स शेयर करता है। जीपीयू ट्रांजिस्टर बजट ब्रेकडाउन। देखिए कि एसएम में सिलिकॉन बैलेंस कैसे शिफ्ट हो गया है। कंप्यूट इंजन्स ग्रेटर देन 60% एरिया डेंस एरेज ऑफ FP30 CUDA कोर्स इंट 32 कोर्स F64 यूनिट्स और हार्डवेयर टेंसर कोर्स। रजिस्टर फाइल और शेयर्ड मेमोरी लगभग 25 to 30% एरिया लोकल फास्ट SRAM का मैसिव अमाउंट 256 KB टोटल रजिस्टर फाइल प्लस 228 KB शेयर्ड मेमोरी पर SM कंट्रोल लॉजिक लेस देन 5 to 10% एरिया सिंपलीफाइड वार्प शेड्यूलर्स। इसमें कोई आउट ऑफ ऑर्डर रीऑर्डर बफर नहीं है, कोई स्पेकुलेटिव ब्रांच प्रेडिक्शन इंजन नहीं है और कोई कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन डिकोड ओवरहेड नहीं है। चैप्टर 18.8 से SIMD वर्सेस SIMT एग्जीक्यूशन मॉडल के हमारे विजुअल कंपैरिजन को याद करें। जीपीयू पर 32 पैरेलल थ्रेड्स के एक ग्रुप यानी एक वार्प के लिए इंस्ट्रक्शंस एक ही बार इश्यू किए जाते हैं। क्योंकि 32 थ्रेड्स एक सिंगल इंस्ट्रक्शन फेच और डिस्पैच यूनिट को शेयर करते हैं, इसलिए एक स्केलर प्रोसेसर की तुलना में कंट्रोल लॉजिक ओवरहेड 32 टाइम्स कम हो जाता है। सेक्शन ब्रेक 3, साइड बाय साइड आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट और सिस्टम इंटरकनेक्ट्स। अब चलिए होस्ट सीपीयू और डिवाइस जीपीयू को फिजिकल इंटरकनेक्ट मदरबोर्ड टोपोलॉजी के जरिए आपस में कनेक्ट करते हैं। चैप्टर 16.8 में हमने सॉफ्टवेयर पर्सपेक्टिव से होस्ट डिवाइस सिस्टम ब्लूप्रिंट्स को एग्जामिन किया था। CUDA मेमो कॉपी, पेज लॉक्ड पिन्ड मेमोरी,
और एसिंक्रोनस स्ट्रीम्स। अब चलिए उन फिजिकल सिलिकॉन कनेक्शन पाथ्स, बस विड्थ्स और मेमोरी एक्सेस कॉन्ड्यूट्स को ट्रेस करते हैं जो C++ होस्ट कोड को GPU कर्नल्स से कनेक्ट करते हैं। सिस्टम इंटरकनेक्ट ब्लूप्रिंट होस्ट CPU टू GPU डिवाइस। यह आर्किटेक्चरल डायग्राम होस्ट CPU सिस्टम और GPU डिवाइस के बीच डेटा फ्लो और हार्डवेयर रिलेशनशिप को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे होस्ट प्रोसेसर पेजेबल और पिंड मेमोरी को मैनेज करता है और PCI या ANV लिंक जैसे हाई स्पीड इंटरफेसेस के जरिए GPU को डेटा ट्रांसफर करता है। GPU साइड पर शेड्यूलर कंप्यूटेशनल टास्क्स को स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है जो लोकल कोर्स और कैशेज का यूज करके ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करते हैं और साथ ही हाई बैंडविड्थ ऑनबोर्ड वीडियो मेमोरी के साथ इंटरेक्ट करते हैं। बाइनरी सिंबल एग्जीक्यूशन फ्लो अक्रॉस द बाउंड्री। चलिए इस आर्किटेक्चरल डायग्राम को वापस चैप्टर 7.8 बाइनरी सिंबल्स और चैप्टर 17.8 C++ लूप असेंबली से लिंक करते हैं। कंपाइलेशन फेज। जब आप एक कूड़ा C++ फाइल को कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर NVCC आपके कोड को .o ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर दो अलग बाइनरीज में स्प्लिट कर देता है। होस्ट C++ कोड को सिस्टम इंस्ट्रक्शन सेट में कंपाइल किया जाता है। उदाहरण के लिए x86 64 वेक्टर इंस्ट्रक्शंस जैसे AVX512। डिवाइस कर्नल कोड PTX पैरेलल थ्रेड एग्जीक्यूशन इंटरमीडिएट असेंबली में कंपाइल होता है और फिर सेस नेटिव GPU मशीन असेंबली कोड में असेंबल होता है। होस्ट डिस्पैच फेच CPU होस्ट कंट्रोल को एग्जीक्यूट करता है। जब ये माई कर्नल ट्रिपल एंगल ब्रैकेट्स ब्लॉक्स थ्रेड्स ट्रिपल एंगल ब्रैकेट्स डीपॉइंटर जैसे कर्नल लॉन्च कॉल पर पहुंचता है तो CPU GPU ड्राइवर द्वारा मैनेज किए जाने वाले PCIe रिंग बफर में कंट्रोल कमांड्स लिखता है। हार्डवेयर ग्रिड शेड्यूलिंग GPU का गीगा थ्रेड इंजन रिंग बफर को रीड करता है, ग्रिड स्ट्रक्चर को अनपैक करता है और थ्रेड ब्लॉक्स को अवेलेबल स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। लोकल हार्डवेयर एग्जीक्यूशन हर ASM का वार्प शेड्यूलर ब्लॉक्स को 32 थ्रेड वार्प्स में ब्रेक करता है और अपने 64 किलोबाइट्स सब कोर रजिस्टर फाइल से सीधे हार्डवेयर रजिस्टर्स असाइन करता है। CPU अब एग्जीक्यूशन लूप से पूरी तरह बाहर हो चुका है। सेक्शन ब्रेक 4 क्वांटिटेटिव सिलिकॉन कंपैरिजन मैट्रिक्स। इन स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग को और मजबूत करने के लिए चलिए सिलिकॉन डिवाइड के दोनों साइड्स को रिप्रेजेंट करने वाले हाई एंड फ्लैगशिप प्रोसेसर्स के कोर आर्किटेक्चरल मैट्रिक्स को कंपेयर करते हैं, जैसे कि एक इंटेल जियोन या AMD एपिक CPU वर्सेस एक NVIDIA H100 या ब्लैकवेल GPU। यह टेबल एक मॉडर्न सर्वर CPU जैसे कि AMD एपिक या इंटेल जियोन और एक मॉडर्न डेटा सेंटर GPU जैसे कि NVIDIA H100 हॉपर बीच आर्किटेक्चरल डिफरेंसेस को कंपेयर करती है। प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए CPU में 64 to 128 स्केलर या वेक्टर कोर्स होते हैं जो 120 to 256 कॉन्करेंट हार्डवेयर थ्रेड्स को सपोर्ट करते हैं। इसके अपोजिट GPU में 114 to 144 स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर्स होते हैं जिनमें 14,000 से ज़्यादा कूडा कोर्स होते हैं और ये अप्रोक्सीमेटली 250,000 टोटल एक्टिव थ्रेड्स तक को सपोर्ट करता है। ये डिफरेंसेस उनके प्राइमरी डिज़ाइन गोल्स के साथ अलाइन होते हैं। CPU सिंगल थ्रेडेड सीक्वेंशियल कोड के लिए लो लेटेंसी को प्रायोरिटी देता है और अपने सिलिकॉन एरिया का अप्रोक्सीमेटली 60% कैशेज और कंट्रोल लॉजिक को और लगभग 20% एग्जीक्यूशन यूनिट्स को एलोकेट करता है। GPU डेटा पैरेलल मैट्रिक्स वर्कलोड्स के लिए हाई थ्रूपुट को प्रायोरिटी देता है और अपने सिलिकॉन का केवल लगभग 10% कंट्रोल लॉजिक को 25% रजिस्टर्स और SRAM को और 65% एग्जीक्यूशन इंजनों को डेवोट करता है। इसके चलते CPU हार्डवेयर ब्रांच प्रेडिक्शन के लिए एडवांस्ड स्पेक्युलेटिव न्यूरल तेज प्रेडिक्टर्स और आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन के लिए लगभग 512 स्लॉट्स वाले मैसिव रीऑर्डर बफर्स पर रिलाई करता है। GPU में कोई ब्रांच प्रेडिक्शन या आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन नहीं होता है। इसकी जगह यह सिंपलीफाइड ब्रांच हैंडलिंग, प्रेडिकेटेड एग्जीक्यूशन और प्योर इन ऑर्डर वार्प एग्जीक्यूशन का यूज करता है। मेमोरी के लिए CPU में पर कोर लगभग 12 किलोबाइट्स का एक छोटा रजिस्टर फाइल साइज होता है जो पूरी डाई में अप्रोक्सीमेटली 128 किलोबाइट्स होता है, लेकिन इसमें 250 मेगाबाइट्स टू 1 गीगाबाइट का एक बड़ा ऑन चिप SRAM कैशे होता है। GPU रजिस्टर्स के लिए पर स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर मैसिव 256 किलोबाइट्स SRAM डेडिकेट करता है जो पूरी डाई में टोटल 30 to 366 मेगाबाइट्स होता है,
जबकि ये अपनी शेयर्ड मेमोरी और L2 कैशे को लगभग 100 टू 140 मेगाबाइट्स तक रखता है। बैंडविड्थ के मामले में CPU के DDR5 चैनल्स 300 टू 460 गीगाबाइट्स पर सेकंड प्रोवाइड करते हैं, जबकि GPU की HBM3 या HBM3E बस एक इम्प्रेसिव 3000 टू 4800 गीगाबाइट्स पर सेकंड डिलीवर करती है। हार्डवेयर एक्सीलरेशन के लिए CPU छोटे AVX 512 या AMX स्टाइल यूनिट्स का यूज करता है, जबकि GPU में थाउजेंड्स ऑफ मिक्स्ड प्रिसिजन फ्यूज्ड मल्टीप्लाई एड यूनिट्स के साथ फोर्थ या फिफ्थ जनरेशन टेंसर कोर्स होते हैं। फाइनली कॉन्टेक्स्ट स्विच लेटेंसी CPU पर हाई होती है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हंड्रेड्स ऑफ क्लॉक साइकिल्स लेती है, जबकि GPU में सिर्फ 1 साइकिल में 0 ओवरहेड इंस्टेंट हार्डवेयर वार्प कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है। सेक्शन ब्रेक 5 द हार्डवेयर रियलिटी यानी YGP यूज ने डीप लर्निंग बॉटलनेक को कैसे सॉल्व किया। अब हम अपने आर्किटेक्चरल कंपैरिजन के सबसे एक्साइटिंग रियलाइजेशन पर आते हैं। दशकों से कंप्यूटर साइंटिस्ट्स और AI रिसर्चर्स आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के मैथमेटिकल फाउंडेशंस को समझते थे। बैक प्रोपेगेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस, एक्टिवेशन फंक्शंस और स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट 1980s और 1990s के दौरान एकेडमिक पेपर्स में अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेड थे। फिर भी न्यूरल नेटवर्क्स काफ़ी हद तक एकेडमिक क्यूरियोसिटीज ही बने रहे, जो रियल वर्ल्ड बेंचमार्क्स में सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, SVMs या रैंडम फॉरेस्ट्स जैसे सिंपलर मॉडल्स से हार गए। क्यों? किस चीज़ ने डीप लर्निंग को लगभग 30 ईयर्स तक पीछे रोके रखा? इसका जवाब सॉफ्टवेयर मैथ नहीं था, बल्कि सिलिकॉन आर्किटेक्चर था। द मैट्रिक्स मल्टीप्लाई प्रॉब्लम। हर डीप लर्निंग लेयर, चाहे वह इमेज रिकग्निशन नेटवर्क में एक 2D कन्वोल्यूशनल लेयर हो या लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रांसफॉर्मर में एक मल्टी हेड अटेंशन लेयर, अल्टीमेटली डेंस जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस यानी GEMM पर ही आकर सिमट जाती है। C से टाइम्स B+D। अगर आप डायमेंशन n/n के दो मैट्रिसेज को मल्टीप्लाई करते हैं तो कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी इस स्केल पर बढ़ती है, बिग O ऑफ n क्यूब्ड अरिथमेटिक ऑपरेशंस, जबकि डेटा फुटप्रिंट इस स्केल पर बढ़ता है, बिग O ऑफ n स्क्वायर डेटा मेमोरी एलिमेंट्स। चलिए देखते हैं कि हमारे 2 प्रोसेसर आर्किटेक्चर इस वर्कलोड को कैसे हैंडल करते हैं। एक CPU मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को कैसे हैंडल करता है। जब एक CPU एक n टाइम्स n मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को एग्जीक्यूट करता है तो थ्रेड्स की एक छोटी संख्या, फॉर एग्जांपल 16 या 32, नेस्टेड लूप्स रन करते हैं। क्योंकि पर कोर CPU का रजिस्टर फाइल बहुत छोटा होता है, सिर्फ कुछ डजन रजिस्टर्स, इसलिए वेक्टर ALU को लगातार इंटरमीडिएट सम्स को L1 या L2 कैशे में स्पिल करना पड़ता है। अगर मैट्रिक्स का साइज L3 कैशे साइज से ज्यादा हो जाता है तो एग्जीक्यूशन स्टॉल हो जाता है, क्योंकि वेक्टर यूनिट्स DDR मेमोरी फेचेस के लिए 100+ नैनोसेकंड्स तक वेट करते हैं। CPU लूप काउंटर्स को प्रेडिक्ट करने और स्केलर लोड इंस्ट्रक्शंस को रीऑर्डर करने में बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर खर्च करता है, जिससे नंबर्स क्रंच करने के बजाय कंट्रोल लॉजिक पर एनर्जी वेस्ट होती है। एक GPU मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को कैसे हैंडल करता है। अब कंसीडर कीजिए कि एक GPU इस सेम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को कैसे एग्जीक्यूट करता है। मैसिव स्पेशल पैरेललिज्म, आउटपुट मैट्रिक्स C को थ्रेड ब्लॉक्स के एक 2D ग्रिड में डीकंपोज किया जाता है। हर थ्रेड ब्लॉक एक छोटे टाइल को कंप्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। फॉर एग्जाम्पल, एक 128 टाइम्स 128 सब मैट्रिक्स हार्डवेयर रजिस्टर अबंडेंस थाउजेंड्स ऑफ CUDA थ्रेड स्टाइल पर कंकरेंटली काम करते हैं। हर SM के अंदर मैसिव 256 किलोबाइट्स रजिस्टर फाइल इंटरमीडिएट फ्लोटिंग पॉइंट सम्स को एक्सटर्नल मेमोरी में स्पिल किए बिना हार्डवेयर एग्जीक्यूशन लेंस के लोकल रखती है। शेयर्ड मेमोरी टाइलिंग, एक ब्लॉक के अंदर के थ्रेड्स मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B के टाइल स्लाइसेस को ग्लोबल VRAM से हाई स्पीड शेयर्ड मेमोरी बैंक, जो कि SM के अंदर 128 किलोबाइट्स फास्ट SRAM है, उसमें लोड करते हैं। एक बार शेयर्ड मेमोरी में लोड होने के बाद एलिमेंट्स को लो लेटेंसी पर पूरे ब्लॉक में दर्जनों बार रीयूज किया जाता है। टेंसर कोर्स, द अल्टीमेट मैट्रिक्स एक्सीलरेटर, हर सब कोर के अंदर स्पेशलाइज्ड फिजिकल सिलिकॉन मैट्रिक्स इंजिन्स मल्टी प्रिसिजन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई एक्यूमुलेट ऑपरेशंस D = A टाइम्स B+C को एक सिंगल क्लॉक साइकिल में एग्जीक्यूट करते हैं। यह डायग्राम एक टेंसर कोर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूनिट के हार्डवेयर आर्किटेक्चर को इलस्ट्रेट करता है। यह 2 लो प्रिसिजन इनपुट मैट्रिसेस को दिखाता है, चाहे वो 16 बिट हो या 8 बिट फ्लोटिंग पॉइंट,
जो एक हार्डवेयर मल्टीप्लाई एक्यूमुलेट सिलिकॉन एरे में फीड हो रहे हैं। ये एरे इन इनपुट्स को प्रोसेस करके एक हाई प्रिसीजन 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट एक्यूमुलेटर मैट्रिक्स आउटपुट प्रोड्यूस करता है। एक सिंगल टेंसर कोर एक सिंगल क्लॉक साइकिल में एक 16 टाइम्स 16 टाइम्स 16 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई एक्यूमुलेट ऑपरेशन कंप्यूट कर सकता है। हर जीपीयू चिप पर हंड्रेड्स ऑफ टेंसर कोर्स के साथ जो 100 प्लस एसएमएस में पैरेलल में काम कर रहे हैं, एक सिंगल मॉडर्न जीपीयू पेटाफ्लॉप्स यानी क्वाड्रिलियंस ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड की कंप्यूट डेंसिटी डिलीवर करता है। हाइडिंग मेमोरी लेटेंसी द फाइनल पजल पीस। हाई बैंडविड्थ वीरैम HBM3 के बावजूद एक सिलिकॉन सबस्ट्रेट से डेटा फेच करने में अभी भी हंड्रेड्स ऑफ क्लॉक साइकिल्स लगते हैं। जीपीयू बिना स्टॉल हुए टेंसर कोर्स पर 95% प्लस कंप्यूट एफिशिएंसी कैसे मेंटेन करता है। याद रखिए उस फंडामेंटल ट्रेड ऑफ को जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था, जीरो ओवरहेड हार्डवेयर वार्प स्विचिंग। यह डायग्राम दिखाता है कि कैसे एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर के अंदर वॉरप शेड्यूलिंग का यूज करके मेमोरी लेटेंसी को हाइड करता है। जब फर्स्ट वॉरप वीडियो मेमोरी से डेटा रिक्वेस्ट करता है और पॉज होता है तो शेड्यूलर इमीडिएटली दूसरे वॉरप्स पर स्विच कर जाता है ताकि मैट्रिक्स मैथ और फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकें। जैसे ही हंड्रेड्स ऑफ क्लॉक साइकिल्स के बाद रिक्वेस्टेड डेटा आ जाता है, शेड्यूलर सिमलेसली फर्स्ट वॉरप को रिज्यूम कर देता है। जहां सीपीयू मेमोरी स्टॉल्स से बचने के लिए ह्यूज L3 कैशेज और कॉम्प्लेक्स ब्रांच प्रेडिक्टर्स पर रिलाई करता है, वहीं जीपीयू मेमोरी स्टॉल्स का वेलकम करता है। यह सिंपली स्टॉल पाइपलाइन को हंड्रेड्स ऑफ दूसरे रेडी वार्प्स से फिल कर देता है। जब तक आपका C++ कूडा कर्नल ASM की ऑक्यूपेंसी रूल्स को सेचुरेट करने के लिए इनफ थ्रेड्स लॉन्च करता है, कंप्यूट कोर्स कभी खाली नहीं बैठते। सेक्शन ब्रेक। लुकिंग अहेड, हार्डवेयर को डीप लर्निंग हिस्ट्री से कनेक्ट करना। इस हार्डवेयर आर्किटेक्चर को समझने से यह रिवील होता है कि डीप लर्निंग रिवॉल्यूशन इस तरह से क्यों अनफोल्ड हुआ। 2012 एलेक्सनेट और द कूडा अवेकनिंग। एलेक्स क्रिजेव्स्की और जेफरी हिंटन ने कस्टम हैंड ट्यून्ड कूडा C++ असेंबली कर्नल्स कूडा कॉन्वनेट लिखे ताकि दो NVIDIA GTX 580 कंज्यूमर GPUs पर 2D कन्वोल्यूशंस रन किए जा सकें। न्यूरल लेयर्स को सीधे रॉ GPU सिलिकॉन ग्रिड्स से मैप करके उन्होंने महीनों के बजाय कुछ ही दिनों में एलेक्सनेट को ट्रेन कर दिया, जिससे रिकॉर्ड मार्जिन से इमेजिनेट कंपटीशन जीता और मॉडर्न AI की शुरुआत हुई। 2017 द ट्रांसफॉर्मर और टेंसर कोर्स। वासवानी एट अल ने अटेंशन इज ऑल यू नीड पब्लिश किया, जिसने ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर को इंट्रोड्यूस किया। ट्रांसफॉर्मर्स ने कॉम्प्लेक्स सीक्वेंशियल रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स RNNs को रिप्लेस कर दिया, जो सीक्वेंशियल डिपेंडेंसीज की वजह से GPUs पर खराब परफॉर्म करते थे, और उनकी जगह पैरेललाइजेबल सेल्फ अटेंशन मैट्रिक्स ऑपरेशंस ले आए, जो इस सेक्शन में हमारे द्वारा ड्रा किए गए ASM ग्रिड लेआउट से परफेक्टली मैप होते हैं। प्रेजेंट डे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स LLMs और मेगाट्रॉन LM या VLLM हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स वाले मॉडर्न फाउंडेशन मॉडल्स को NVLink और इन्फिनीबैंड के जरिए कनेक्टेड थाउजेंड्स ऑफ GPU चिप्स से बने विशाल सुपर कंप्यूटर्स बनाकर ट्रेन और सर्व किया जाता है। हालांकि माइक्रो लेवल पर हर एक पैरामीटर अपडेट अभी भी उसी इंडिविजुअल वार्प शेड्यूलर, शेयर्ड मेमोरी बैंक और टेंसर कोर लेआउट्स पर आकर टिकता है, जिन्हें हमने आज इंस्पेक्ट किया था। सेक्शन 19.9 में हम सीधे इन्हीं विजुअल ब्लूप्रिंट्स पर आगे काम करेंगे। हम इन सटीक एल्गोरिदमिक माइलस्टोन्स के जरिए एक गाइडेड हिस्टोरिकल जर्नी पर चलेंगे और यह एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे C++ GPU प्रोग्रामिंग ने डीप लर्निंग को पेपर पर लिखी थ्योरेटिकल इक्वेशंस से मॉडर्न टेक्नोलॉजी की दुनिया बदल देने वाली नींव में ट्रांसफॉर्म कर दिया। आप इन ASCII आर्किटेक्चरल डायग्राम्स को जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि जब हम अपने खुद के कस्टम डीप लर्निंग कर्नल्स लिखना शुरू करेंगे तो हम इनके मेमोरी बसेस, ASM रजिस्टर्स और वार्प शेड्यूलर्स को दोबारा रेफर करेंगे।